प्रियंका देवी जी बोली, अजी आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में मुझे लेकर क्यों आए हैं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़ा बूढ़ी होकर इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं, वह भी महंगे रेस्टोरेंट में। किशोर जी ने कहा, अरे प्रियंका, आज हमारी शादी की सालगिरह है, वह भी 50वीं, तो इतना तो हक बनता है कि मैं तुझे खुशी दे सकूं। जवानी तो अपने माता पिता की सेवा में और उनकी लंबी बीमारी में ही सारे पैसे खर्च हो गए। उन्हीं की दवा दारू अस्पताल में सब खर्च हो जाता था, पर आज जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है उनमें तुम्हें छोटी सी खुशी दे सकता हूँ ना। अब हमारा बेटा भी तो बड़ा हो गया है, तो हमें किस बात की चिंता? वह भी नया बिजनेस शुरू कर रहा है, मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ, अब बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तभी किशोर जी अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए केक ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट में केक काटकर सब वेटरों को खिलाते हैं और सबसे कहते हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। प्रियंका जी तो शर्म से लाल पीली हो गई और बोली, छोड़िए जी, ये सब क्या है, अब बहुत हो गया, चलिए घर चलते हैं। किशोर जी गुनगुनाने लगे, वाह मेरी जोहरत, अभी मुझे मालूम नहीं। फिर अपनी पत्नी का हाथ थामे एक ऑटो में बैठकर अपने घर पहुंचे, परंतु इस समय कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था और लाइट भी जल रही थी, जबकि इस समय में घर में कोई नहीं था। बेटा भी शहर से बाहर गया था। किशोर जी ने देखा कि उनके घर में 2-4 गुंडे घुस आए हैं और दरवाजा तोड़ दिया है। प्रियंका जी घबराते हुए बोली, भाई साहब, आप लोग कौन हैं और मेरे घर में इस तरह से क्यों घुसे आए हो? आप लोग निकलते हैं कि पुलिस को बुलाऊं? विकास हंसते हुए बोला, ये आपका घर नहीं, हमारा घर है। ये देखिए इस घर के कागजात, इस घर के मालिक ने ये घर हमें बेचा है। किशोर जी ने चौंक कर बोले, मैंने ये घर कब तुमको बेचा? तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? और ये सब क्या लगा रखा है? मेरा घर, मेरा घर। विकास बोला, हम गुंडे नहीं है, मेरा नाम विकास है और ये घर आपके बेटे ने मुझे बेचा है। ये देखिए इस घर के कागजात पर उसके साइन हैं। मैंने उसे पूरे 50 लाख रुपए दिए, इसलिए अब आप लोग इस घर से निकलिए। फिर उसने दोनों को धक्का मारकर निकाल दिया। किशोर जी और प्रियंका जी दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उनका बेटा ये घर बेचकर विदेश चला गया। वे पुकारने लगे, सुनो बेटा, हमारी बात तो सुनो, हम इस समय कहाँ जाएंगे? इस घर के कोने में हमें पड़े रहने दो, चाहे हमसे कुछ काम ले लो, मजदूरी करवा लो, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब तो काफी रात हो गई है। विकास बोला, मैं यहाँ पर कोई वृद्धाश्रम नहीं खोला हूँ कि सब गरीबों को मुफ्त में रहने दूँ। मेरा भी परिवार है और मैं यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग अभी के अभी यहाँ से निकलिए। और आपके बेटे ने आपके साथ जो किया वह मुझे नहीं पता, पर मेरा घर मुझे खाली चाहिए। वह उनके सामान निकालकर फेंकने लगा। किशोर जी अंदर जाकर अपनी तिजोरी खोले तो तिजोरी बिल्कुल खाली थी, कोई भी कैश, सोना चांदी नहीं था, सब कुछ गायब था। वे छाती पीटकर बोले, प्रियंका, हम तो लूट गए, ये क्या दिन दिखा गया हमारा बेटा, और वह कहाँ गया? उसकी तो कोई खोज खबर ही नहीं है। अरे वह तो हमें लूटकर भाग गया। बेटा होने का कर्तव्य क्या यही होता है? प्रियंका हमें बेगाना कर गया, हमारे बेटे ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। प्रियंका जी ने कहा, ऐसा मत बोलिए जी, सब ठीक हो जाएगा। दोनों अपना बैग उठाते हुए घर के आंगन में बैठ गए और सोचने लगे कि कहाँ जाए। काफी रात हो गई थी। दोनों ने अपने घर के
दरवाजे के पास ही डेरा डाल दिया। सुबह हुई तो सोचा शायद घर का नया मालिक उस पर तरस खाए और उन्हें वहीं रहने दे, लेकिन विकास ने कुछ आदमियों को भेजकर उन्हें वहां से जबरन हटवा दिया। किशोर जी बोले, प्रियंका तू चिंता मत कर, हम कहीं न कहीं अपना ठिकाना जरूर बना लेंगे। फिर बोले, प्रियंका मेरा इस शहर में सिर्फ एक दोस्त है, शायद वह हमारी मुसीबत की घड़ी में काम आ जाए। चलो हम लोग उसके घर चलते हैं। वे अपने दोस्त दीनानाथ जी के घर पहुँचे। दरवाजा खटखटाया तो उनका बेटा बाहर आया और बोला, आप लोगों को किससे मिलना है? अंदर से खूब रोने धोने की आवाज़ आ रही थी। किशोर जी आवाज़ सुनकर घबरा गए और बोले, कहो बेटा दीनानाथ कहाँ है? हमें दीनानाथ से मिलना है। बेटा बोला, अंकल जी अब हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, हम अभी ही उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। ये खबर सुनकर किशोर जी जोर जोर से रोने लगे। अपने दोस्त की बॉडी से लिपट कर रोते हुए बोले, तू भी चला गया, तू तो कहता था कि जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा, पर आज तू तो उठ भी नहीं पा रहा है। दीनानाथ जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बाद जब किशोर जी और प्रियंका जी उनके घर से वापस जाने लगे तो उनका बेटा पंकज बोला, अंकल जी आपको कोई परेशानी है क्या? किशोर जी बोले, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, और वे यहाँ से जाने लगे। पंकज बोला, आप मुझे अपने बेटे से सही समझिए, पिताजी नहीं है तो भी आपका इस घर में उतना ही हक है जितना पहले हुआ करता था। बताइए अंकल जी, मुझे अपना बेटा समझिए। बेटा शब्द सुनकर किशोर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा मैं यहाँ दीनानाथ से कुछ मदद मांगने आया था, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा घर बेच दिया और हम बेघर हो गए। सोचा था दीनानाथ कुछ मदद कर देगा, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। पंकज बोला, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। आप इसे अपना घर समझिए, आप हमारे घर में रह सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। किशोर जी बोले, मेरा सगा बेटा तो अपना नहीं निकला, पर तुमने जिस अपनेपन से मुझसे बात की वही बहुत है। बस रहने के लिए छत मिल जाए, बाकी मैं अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम कर दूंगा। पंकज बोला, आप एक तरफ मुझे बेटा कहते और दूसरी तरफ हमें पराया कर रहे हैं। अंकल जी पीछे का गेस्ट रूम खाली है, आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। किशोर जी और प्रियंका जी अपना सामान लेकर गेस्ट रूम में रख देते हैं। पंकज कहता है, अंकल जी जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती या नया काम नहीं मिल जाता आप यहाँ रह सकते हैं। वैसे भी इस उम्र में कोई काम करता है, बुढ़ापे में तो बेटे का फर्ज है अपने माँ बाप का ध्यान रखना। पर कोई बात नहीं अंकल जी, आप इसे अपना घर समझिए। अब चलिए आप कुछ खा लीजिए प्लीज़। अंकल जी आप मुझे अपने पिताजी की सभी नज़र आती है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने खोए पिता को फिर से पा लिया है। चलिए अंकल जी आप लोग खाना खा लीजिए, कब से भूखे बैठे हैं। किशोर जी बोले, ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं खा लेता हूँ, पर मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। पंकज बोला, अंकल जी मैं सब समझता हूँ आपका दिल पर क्या बीत रही है। आपके बेटे ने जो जख्म दिया है वह इतना जल्दी नहीं भरेगा। सुमन जल्दी से अंकल आंटी के लिए खाना लगाओ। सुमन झुंझलाकर बोली, सुनिए एक मिनट इधर आइए। आप कैसे भीख मंगे लोगों को घर में बुला लाते हैं? मुझसे खुद का खाना भी तो नहीं बनाया जाता। अब इन दोनों बूढ़े के लिए खाना बनाऊं? अभी तो सारे मेहमान गए भी नहीं, अब उनकी खातिरदारी करूं या आपकी? क्या घर में अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम खोल रखा है जो किसी भी आए गए को खाना खिलाती रहूं?
पंकज बोला, सुमन, तुम्हें शर्म लिहाज की कोई चीज़ है या नहीं? ये पिताजी के दोस्त थे। सुमन बोली, पर हमने कभी देखा ही नहीं। हम यहाँ रहते कहाँ थे? अभी तो 1 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो हम कैसे जानेंगे? बेचारे अंकल जी बहुत परेशान हैं। उनके बेटे ने उनका घर उनसे छीन लिया, बेचकर कहीं लापता हो गया है। ना जाने कैसा कलयुग के बेटे होने लगे हैं। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। पंकज बोला, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। कोई भी आ जाए, कुछ भी दुख भरी बातें सुनाए और आप यकीन कर लेते हैं। मुझसे काम नहीं होगा, मैं नहीं बनाने वाली खाना। सुमन गुस्से में बोली, अभी आपने एक चम्मच भी इधर से उधर उठाया है, बस ऑर्डर मार देते हो मुझे खाना बनाने के लिए। मैं कोई कोलू का बेल हूँ क्या, जो जब बने मुझसे हुक्म चलाने लग जाते हो? क्या जरूरत थी श्रवण कुमार बनने की? अभी तो बूढ़े से छुटकारा पाया ही था। इतना कहते ही पंकज ने उसने गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। सुमन इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि कमरे में बैठे किशोर जी और उनकी पत्नी सब सुन रहे थे। वे बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल गए। पंकज गेस्ट रूम में गया तो देखा किशोर जी वहां नहीं थे। वह दौड़कर बाहर आया और चिल्लाया, अंकल जी, 1 मिनट सुनिए। तो वह अंकल आंटी के कदमों में गिर गया और बोला, अंकल जी, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त की कपड़ों की दुकान है, मैं उससे बात करता हूँ। आप वहाँ चाहे तो नौकरी कर सकते हैं। आपके खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा और आप किराए पर घर लेकर रह सकते हैं। किशोर जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम ये काम कर दोगे तो बड़ा एहसान होगा। पंकज अपने दोस्त के पिता से उनकी दुकान में नौकरी की बात करता है, पर अंकल जी, वह दुकान शहर से थोड़ी दूर है। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? किशोर जी बोले, नहीं बेटा, अब जिंदगी ने यह दिन दिखाया है तो इस शहर को लेकर मैं क्या करूँगा। अब तो इस शहर में रहने का मन भी नहीं करता। पंकज ने उन्हें उस दुकान का पता दे दिया। किशोर जी को कपड़े की दुकान में काम मिल गया। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करके उन्होंने सभी ग्राहकों का दिल जीत लिया। जो भी कपड़ा खरीदने आता उन्हें बड़े प्यार से दिखाते। उनके बात करने का ढंग इतना अच्छा था कि ग्राहक उनसे बहुत प्रभावित हो जाते और तुरंत कपड़े खरीद लेते। दरअसल किशोर जी अपने समय में एक अच्छे अध्यापक रह चुके थे। वे बच्चों को इतने सरल और प्रेम से समझाते थे कि बच्चे जल्दी ही सब कुछ सीख जाते थे। वही समझदारी आज बिजनेस में भी कमाल दिखा रही थी। दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। दुकानदार गोपाल जी उनसे बहुत खुश थे। प्रियंका जी किराए के घर में रहती थी, खाना बनाती और घर का सारा काम संभालती। जब वे टिफिन लेकर किशोर जी को दुकान में देने जाती तो कपड़े बेचने भी मदद करती। धीरे धीरे किशोर जी की जिंदगी फिर से पटरी पे आ गई। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। किशोर जी कपड़े उतारने छत की ओर दौड़े कि उनका पैर फिसल गया। वे सीढ़ियों से गिर पड़े। उन्हें गंभीर चोट आई और उनके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। भाग दौड़ में प्रियंका जी ने किसी तरह उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। जो भी थोड़े बहुत पैसे उन्होंने जोड़े थे सब इलाज में खर्च हो गए। दोनों दाने दाने को मोहताज हो गए। प्रियंका जी रोते हुए बोली, भगवान, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी। हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। किसी तरह संभले ही थे और फिर वहीं आ गिरे। तभी मकान मालिक दरवाज़ा खटखटाता है। प्रियंका जी दरवाज़ा खोलती है तो वह कहता है, प्रियंका जी, याद दिला दूं कि आपका किराया 2 महीने से बकाया है। कृपया करके मेरा किराया दे दीजिए। प्रियंका जी बोली, मालिक, बस हमें
कुछ दिन और मोहलत दे दीजिए। इसके इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन मकान मालिक सख्ती से बोला, अगर 2 दिन में किराया नहीं भरा तो मैं आपका सामान घर से बाहर फेंक दूंगा। किशोर जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी लाचार जिंदगी से उकसा गए थे। बेचारी प्रियंका जी कितना कुछ अकेले संभालती, कोई सहारा नहीं था। उन्होंने सोचा और गोपाल जी की दुकान में काम करने चली गई। घर का काम करके खाना बनाकर किशोर जी को खिलाकर वे दुकान पहुंच जाती और पूरा दिन काम करती। घर लौटकर फिर बर्तन धोती और खाना बनाती। घर और बाहर दोनों संभालते संभालते वे थक जाती, पर चेहरे पर कभी शिकन न लाती ताकि किशोर जी उन्हें कमजोर न समझ ले। किशोर जी को प्रियंका पर बड़ा तरस आता। सोचते, बुढ़ापे में इस बेचारी को इतना काम करना पड़ रहा है और मैं यहाँ बिस्तर पर लाचार पड़ा हूँ। प्रियंका जी ने गोपाल जी से थोड़े पैसे उधार लिए और मकान मालिक का किराया चुकाया। एक दिन दुकान में कारीगरों को वे डिजाइन बता रही थी। ग्राहकों को उनके डिजाइन बहुत पसंद आए। प्रियंका जी अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर सिलाई कढ़ाई और कपड़ों की डिजाइन बनाने का उन्हें बहुत शौक था। जितना ज्ञान था वही कारीगरों को देती और वे उसी अनुसार कपड़े बनाते। उनके डिजाइन ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे और दुकान की बिक्री और बढ़ गई। धीरे धीरे गोपाल जी की दुकान को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। मालिक ने अपने कपड़े ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया और एक लड़का रख लिया जो घर घर जाकर डिलीवरी करता था। गोपाल गवर्नमेंट के कपड़े दूसरे शहर में भी बिकने लगे। गोपाल जी दुकान की तरक्की देखकर बड़े खुश थे। छोटा सा दुकान कब शोरूम में बदल गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। उन्होंने प्रियंका जी की तनख्वाह दोगुनी कर दी। उधर किशोर जी भी अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। वे चल फिर सकते थे। एक दिन दुकान में बहुत बड़ा ऑर्डर आया, शादी के कपड़ों का। दुल्हन के लिए लहंगा, दूल्हे के लिए शेरवानी और घर के अन्य सदस्यों के लिए डिजाइनर साड़ियाँ। सारा काम समय पर पूरा हो गया और डिलीवरी भी हो चुकी थी। बस दूल्हे की शेरवानी रह गई थी, क्योंकि उन दिन डिलीवरी बॉय की माँ बीमार थी, वह समय पर नहीं आ पाया। गोपाल जी चिंतित हो गए। दुकान बंद होने का समय था और शेरवानी अब तक नहीं पहुंची। स्टाफ भी घर जा चुका था। क्योंकि किशोर जी का घर दुकान के पास ही था, तो उन्होंने किशोर जी को फोन करके बुलाया। गोपाल जी ने कहा, किशोर जी ये पता है जहाँ दूल्हे की शेरवानी पहुंचानी है, डिलीवरी बॉय नहीं आ पाया। अगर आपको दिक्कत ना हो तो। किशोर जी बोले, नहीं मालिक, इसमें क्या दिक्कत, किसी के लिए ये बहुत खास दिन है, जरूर पहुंचाऊंगा। और ये तो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। डिलीवरी बॉय बनकर किशोर जी जब पार्सल लेकर शादी के मंडप पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे वहीं धराशायी हो गए। ये क्या है, किसकी शादी है, कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ गया। एड्रेस बिल्कुल सही था, पर सामने उनका बेटा मनोज खड़ा था। अपने बेटे से इस तरह आमना सामना होना, इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी पूरी दुनिया हिल गई। वे न हंस पाए न रो पाए। उधर मनोज नौकरों पर जानवरों की तरह चिल्ला रहा था, कैसे शादी होगी, अभी तक मेरी शेरवानी क्यों नहीं आई, तुम्हें पता है ना मैं किसका दामाद बनने वाला हूँ। अगर मैंने शिकायत कर दी तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। नौकर गिड़गिड़ाते हुए पैरों पर गिर गए। नहीं नहीं छोटे मालिक, हमने फोन करके पता किया है, आपकी शेरवानी अभी आती होगी, मालिक से शिकायत मत कीजिएगा। मनोज ने गुस्से से उन्हें लात मारते हुए कहा, हट चल यहाँ से, मेरे लिए कॉफी लेकर आ और मेरा मूड खराब मत कर। किशोर जी सोचने लगे, पता नहीं किस मासूम लड़की की जिंदगी ये बर्बाद करने चला है।
पहले मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी, अब किसी और की कर देगा। उन्होंने शेरवानी मनोज को दी और कहा, लो बेटा, इसे पहन लो। मनोज हंसा और बोला, ओ, आप यहाँ क्यों आए हैं? भिखारी बनकर मेरी शादी में मत आइए, चले जाइए यहाँ से। अगर मालिक को पता चला कि मैं आप जैसे सड़क छाप का बेटा हूँ तो वह अपनी बेटी की शादी मुझसे कभी नहीं करेगा। फिर बोला, अच्छा सुनो, अब आ ही गए हो तो एक रस्म अदा कर दो, मुझे ये शेरवानी पहना दो। और सुनो, वहाँ रखा मेरा जूता भी मुझे पहना देना। किशोर जी पत्थर की तरह खड़े हो गए। मनोज बोला, मुझे इस तरह मत घूरो, मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ। तुम जैसे भिखारी पिता को तो मैंने कब का त्याग दिया था। किशोर जी बोले, तूने मेरे घर को गिरवी रखकर कहा था कि नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन तूने मेरा घर बेच दिया। मनोज बोला, बूढ़ा, मैं तेरी तरह गरीबी में जीवन नहीं जीना चाहता था। रोज रोज की तकलीफें मुझे पसंद नहीं थी। जब बिना काम किए, बिना मेहनत किए सब अमीर बन सकते हैं तो मैं क्यों मेहनत करूं? दरअसल किशोर जी अपने समय में एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और अपना जीवन बहुत तकलीफों से संघर्षपूर्ण बिताया था। जो थोड़ा बहुत भी कमाते थे वह उनके माता पिता की बीमारी में खर्च हो जाता था। किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी को घसीटते घसीटते आगे बढ़ाया। मनोज बचपन से ही लालची और धोखाधड़ी प्रवृत्ति का इंसान था। वह जल्दी से जल्दी शॉर्टकट अपनाकर अमीर होना चाहता था, क्योंकि बचपन से उसने बहुत तकलीफों का सामना किया था। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वह बुरी संगत में फंस गया और चोरी, धोखाधड़ी ये सब करना उसकी आदत बन गई। एक दिन उसने अपने पिता को भी अपने झांसे में फंसा लिया। पिता के घर के कागजात लेकर बोला, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और आपके घर को बैंक में गिरवी रखकर लोन लेना चाहता हूँ। इस कागजात पर साइन कर दो। किशोर जी उनके झांसे में आ गए और मनोज ने घर चोरी से बेच दिया और सारे पैसे लेकर फरार हो गया। फिर किस्मत ने उनके साथ वही किया जो उसने अपने पिता के साथ किया था। उसने अपने पिता के साथ धोखाधड़ी की और अब उसके दोस्त जो उसी तरह के थे उन्होंने उसका पैसा मार लिया, क्योंकि मनोज ने बहुत बार धोखे से उनके पैसे को हड़पा था। अब मनोज का वापस घर जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पिता तो वैसे ही दिवालिया हो चुके थे। मनोज उन्हें बर्बाद कर चुका था तो वह एक नए शिकार को फंसाने के चक्कर में पड़ गया और शहर की एक कंपनी में नौकरी करने लगा। शादी वाले दिन मनोज चिल्लाते हुए बोला, अपने पिता, मेरा जूता तो पहना। किशोर जी जूता पहनाने लगे तो मनोज ने जानबूझकर अपने ही जूते पर कॉफी गिरा दी और बोला, बूढ़े, तुझे दिखाई नहीं देता, मेरा जूता गंदा हो गया, उधर कपड़ा पड़ा है, जाकर ला और साफ कर। किशोर जी अपने बेटे की सारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि वह शादी में कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। वह जूता साफ करने के लिए कपड़ा लेने जाते हैं। उधर प्रियंका जी सोचने लगी, इतनी रात हो गई, किशोर जी अभी तक नहीं आए, तो वह तेज कदमों से दुकान पहुंची। गोपाल जी ने बताया कि वह शेरवानी की डिलीवरी करने गए हैं। प्रियंका जी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि शादी का वेन्यू उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। प्रियंका जी वहां पहुंचकर देखती है कि दूल्हा और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा है। वह तो आश्चर्य से देखती ही रह जाती है। अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखकर वह सोचती है, लगता है किशोर जी इसी कारण घर नहीं आए, क्योंकि मनोज की शादी हो रही है। वह किशोर जी के पास गई और बोली, ये सब क्या हो रहा है जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और आप यहाँ अभी तक क्यों रुके हैं इस नालायक की शादी में? किशोर जी बोले, प्रियंका, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। जिस बेटे ने हमें रुलाया, तड़पाया, दर दर की ठोकरें खिलाई,
अब देखो मैं कैसे उसको छठी का दूध याद दिलाता हूँ। उधर पिंकी फेरों के लिए दुल्हन बड़े मंडप में पहुंच चुकी थी। जैसे ही फेरे शुरू हुए, किशोर जी ने कैमरामैन को इशारा किया। कैमरामैन जो शादी की रस्मों की वीडियो बना रहा था, किशोर जी और मनोज जी के बीच हुई सारी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। मनोज की सारी सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई। शादी के मंडप में स्क्रीन पर वीडियो दिखाए जाने लगा, जिसमें मनोज खुद कबूल कर रहा कि कैसे उसने पिंकी को प्यार के झांसे में फंसाया। मनोज ये कह रहा था उस काली कलूटी लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता था। मैं भी उससे प्यार नहीं करता, बस उसकी दौलत पाने के चक्कर में शादी करना हूँ, वरना मेरे जैसा स्मार्ट लड़का उसकी तरफ ताके भी ना। वह आगे बोला, पिताजी, पिंकी मेरे बॉस की इकलौती बेटी है और कंपनी की आधी मालकिन है। यह सुनकर पिंकी आग बबूला हो गई। सातवां फेरा पूरा होने से पहले ही उसने गठबंधन में आग लगा दी और मनोज के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। मनोज कहने लगा, ये सब झूठ है, ये बूढ़ा मेरा पिता नहीं, झूठ बोल रहा है। तभी वहां उपस्थित सारे मेहमान उसके गालों पर तमाचा जड़ने लगे। मनोज के पसीने छूट गए। किशोर जी आगे आए और बोले, बेटी, मैं फेरों से पहले ही तुम्हारे कमरे में आया था ताकि तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। ये नालायक कितना नीचे गिर चुका है। जब इसने अपने सगे माँ बाप को नहीं छोड़ा, सड़क पर ला दिया, तो तू क्या चीज है? पैसा ही इसके लिए सब कुछ है। पिंकी बोली, किशोर सर झूठ नहीं बोल रहे। सर, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं, मैं आपकी विद्यार्थी रह चुकी हूँ। आपकी ईमानदारी के चर्चे पूरे स्कूल में थे। मैं आपको देखते ही पहचान गई। आपने मुझे स्कूल में पढ़ाया था। आज आपके संस्कारों की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंच चुकी हूं। जब स्कूल में सब मेरे रंग रूप को लेकर मजाक उड़ाते थे, तो आपने ही सिखाया था कि असली सुंदरता मन की होती है। किशोर जी बोले, बेटा, मेरे अपने बेटे ने मेरे संस्कार नहीं सीखे, उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, पर तूने मेरा नाम रोशन किया, एक टीचर की इज्जत की लाज रखी। बेटी, तू खुश रह। उसके बाद पिंकी ने मनोज को ठगी और फरेब के आरोप में जेल भिजवा दिया और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह भेज रही हूँ, तुम्हारे ससुराल यानी जेल। अब वहीं सुहागरात मनाना। मनोज किशोर जी के हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ। किशोर जी और प्रियंका जी तो उसे कब के अपने दिल और दिमाग से निकाल चुके थे। फिर किशोर जी और प्रियंका जी अपने घर लौट आए। प्रियंका जी काबिलियत रंग लाई और वह तरक्की करती गई। आज उनके पास अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ है। वे जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करते हैं। यही उनके जीवन का उद्देश्य रह गया, क्योंकि किशोर जी कभी पैसों के पीछे नहीं भागे। उन्होंने हमेशा सादगी भरा जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे नालायक बेटे को जिसने अपने पिता को ही सड़क पर ला दिया, क्या किशोर जी को माफ करना चाहिए था या नहीं? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। सुविचार कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।